आज का लेक्चर शुरू करते हैं। लेक्चर शुरू करने से पहले मैं ये बताता चलूँ कि आज से हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो पढ़ेंगे ये इसका फेज़ 2 होगा। यानी मिसाल के तौर पर हम ये कह सकते हैं कि हम ऊप पहले जो पढ़े थे वो सिंपल है और अब हम ऊप के फीचर्स पढ़ेंगे कि ऐसे क्या रीजंस है कि जो हम लोग ऊप यूज़ करते हैं। ठीक है, मूव करते हैं। आज के लेक्चर के अंदर हम लोग 3 बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे, बाकी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि इनहेरिटेंस क्या होता है, इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट क्या होता है। उसके बाद हम देखेंगे कि बेस क्लास क्या होती है और डिराइव क्लास क्या होती है। नंबर 3 पे हम देखेंगे कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बेस एंड डिराइव क्लासेस क्या होती हैं। हम ये भी देखेंगे कि इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर क्यों इस्तेमाल होता है। हम ये भी देखेंगे कि बेस क्लास और डिराइव क्लास क्या होती हैं और इनको इस्तेमाल करने से हमें प्रोग्रामिंग में क्या फ़ायदा हासिल होता है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, आपके सामने है। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक क्लास है जिसका नाम है बर्ड्स, परिंदा। अब इसमें से कुछ परिंदे ऐसे होते हैं जो उड़ सकते हैं, कुछ परिंदे ऐसे होते हैं जो उड़ नहीं सकते। मिसाल के तौर पर मुर्गी एक परिंदा है लेकिन वो उड़ नहीं सकता। लेकिन अभी हम उस चीज़ को छोड़ते हैं। किसी भी परिंदे की कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐसी होती हैं जो ऑलमोस्ट सेम होती हैं। नंबर 1, जैसे उसका नाम। फॉर एग्ज़ाम्पल, परिंदा मुर्गी भी हो सकता है, परिंदा तोता भी हो सकता है। नंबर 2, कलर। जाहिर सी बात है कि तोते का कलर मुख्तलिफ होता है और मुर्गी का कलर मुख्तलिफ होता है। उसके बाद डेफिनेटली मुर्गी कुछ और खाती है, तोता कुछ और खाता है। उसके बाद मुर्गी की आवाज़ मुख्तलिफ होती है और तोते की आवाज़ मुख्तलिफ होती है। इसी तरह हर जानवर या हर परिंदा अपने लिहाज से कोई रिएक्शन देते हुए कुछ ना कुछ आवाज़ या रिस्पॉन्स देता है। ठीक है, इधर तक समझ आइए सब लोगों को कि अभी मैंने कोई भी जेनेरिकली प्रोग्रामिंग की बात नहीं की। मैंने सिंपल आप लोगों को बोला है कि सपोज करें कि हमारे पास एक क्लास है जिसका नाम है बर्ड्स। ठीक है, परिंदा है। अभी क्लास को भी छोड़ो, एक परिंदा है। उस परिंदे के अंदर हमारे पास मुख्तलिफ फीचर्स हैं जिसमें उसका नाम है, उसका कलर है, उसका खाने का तरीका है, उसमें नॉइस यानी किस तरह की आवाज़ें वो निकाल सकता है और वो किस तरह के साउंड प्रोड्यूस करता है कोई मूवमेंट होने पे। इधर तक समझ लगी है सब लोगों को? प्लीज़ थोड़ा बताएं, क्योंकि कॉन्सेप्ट अगर नहीं समझ लगेगी तो समझ नहीं सकेंगे इस लेक्चर को। प्लीज़ थोड़ा जल्दी से मुझे मैसेज किया करें। गुड हो गया, गुड हो गया। बाकी सब भी मुकद्दस को भी समझ आ गई, गुड है। अच्छा, चलें आगे मूव करते हैं। हम ये कहते हैं कि हम लोगों को एक क्लास बनानी है, डिज़ाइन कर रहे हैं अब हम लोग इस चीज़ को। हमने एक क्लास बनानी है जिसका नाम हम रखते हैं बर्ड। ठीक है, और स्ट्रेटजी इस तरह की बनाते हैं कि हम लोगों को उस बर्ड के लिए कुछ ऑब्जेक्ट्स बनाने पड़ेंगे। डेफिनेटली ज़रा हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बात कर रहे हैं। उसकी कुछ करैक्टरिस्टिक्स ऐसी होंगी जो कॉमन होंगी। ठीक है, और उसके बाद कुछ डिज़ाइंस होंगे जो क्लासेस, उसकी सब क्लासेस बनेंगी जो एक दूसरे के साथ शेयर करेंगी। मैं भी आपको इसका वर्डिंग बताता हूँ, स्ट्रैटेजी को छोड़ दें। इस हायरार्की को देखें ज़रा, मेरे माउस की तरफ ध्यान रखना है आप लोगों ने। ये देखें, मेरे पास एक बर्ड था जिसको एक कॉल करने का एक तरीका है, उसका एक अपना कलर है, उसका एक फूड और उसकी एक मूवमेंट है। ठीक है, इसकी 2 टाइप्स बन जाती हैं। नंबर 1, या तो वो परिंदा वॉकिंग वाला है, चलने वाला है। नंबर 2, या वो परिंदा उड़ने वाला है। ठीक है, अब आप लोग इसमें से एक चीज़ नोटिस करेंगे। हम लोगों ने क्या किया कि हमने एक क्लास बनाई बर्ड के नाम से, उसके अंदर से उसकी एक क्लास डिराइव की या एक सब क्लास बनाई। हम ये कह सकते हैं कि उसके अंडर एक और हमने क्लास बनाई जिसका हमने नाम रख दिया वॉकिंग बर्ड। ठीक है, अच्छा अभी हम सब क्लास को भी छोड़ दो, हमने एक और क्लास बनाई। हम इस चीज़ को देख लेते हैं जिसमें हमने बोला कि वो भी कुछ आवाज़ निकालता है, वो भी, इसका भी कोई कलर है, उसका भी कोई फूड है, वो भी कोई मूवमेंट करेगा। इसी तरह इसका भी कॉल है, उसके भी कलर है, इसका भी फूड है, इसकी भी कोई मूवमेंट है। अब इसकी आगे सब टाइप्स हैं कि गूज एक परिंदा है। ठीक है, वो योंग कर सकता है, उसका कलर ग्रे होता है, वो कीड़े खाता है। ऑस्ट्रिच यानी जो हमारा शुतुरमुर्ग है, ठीक है, वो क्या करता है, उसकी एक आवाज़ है नीक नीक की। ठीक है, उसका कलर ब्राउन होता है और ज़्यादातर वो घास खाता है। ठीक है, इसी तरह अगर हम फ्लाइंग बर्ड में आएँ तो जो हमारे पास होता है वो स्वैग करता है, कलर उसका ग्रीन होता है और फ्रूट जो खाता क्या है वो फ्रूट खाता है। ठीक है, इसी तरह अगर हमारे पास उल्लू है यानी आउल है
तो उसकी भी एक आवाज़ होती है, उसका भी कलर होता है, और वो क्या खाता है, वो चूहे खाता है। ठीक है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर मुझे एक ऐसी क्लास बनानी पड़ जाए, हम लोगों को कोई एक ऐसा सिनेरियो करना पड़ जाए जहां पर हमारा मोस्टली सेक्शन जो है वो कॉमन है। आप इन सारी चीज़ों में एक चीज़ नोटिस करेंगे, इस क्लास के अंदर कॉल, कलर, फूड और मूवमेंट है ना। ठीक है। इसी तरह वॉकिंग बर्ड के अंदर भी क्लास, कलर, फूड और मूवमेंट है। उनके आगे वैल्यूज़ क्या है वो नहीं देखनी है हम लोगों ने, हमने ये देखना है कि एट्रीब्यूट सेम है या नहीं है। फ्लाइंग बर्ड का भी कॉल, कलर, फूड और मूवमेंट है। उसके बाद यहाँ पर भी देखें कॉल, कलर, फूड है, कॉल, कलर, फूड है, कॉल, कलर, फूड है, कॉल, कलर, फूड है। ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि हमारे पास प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स में हमारे पास प्रोग्रामिंग के अंदर कुछ ऐसी कंस्ट्रेंट्स आती हैं जहां पर हमारे कुछ एट्रीब्यूट्स जो होते हैं वो कॉमन निकल आते हैं। ठीक है। एट्रीब्यूट्स कॉमन टू ऑल बर्ड्स के, सब बर्ड्स के अंदर कुछ एट्रीब्यूट्स ऐसे होते हैं जो कॉमन निकल आते हैं, जैसे कलर, फूड और मूवमेंट। अब अगर मैं क्लासेस बनाना शुरू करूं, आपको साथ साथ डेमो भी करके दिखाता हूं। अगर मैं क्लासेस बनाना शुरू करूं, यहाँ पर ये मेरी क्लास ए बनी, ये मेरी क्लास बी बनी, ठीक है, ये मेरी क्लास सी बनी, ये मैं अभी 3 परिंदों के लिए कह रहा हूँ। तो सपोज करो कि अगर मैं ये कहता हूँ कि मेरे पास जो परिंदे हैं वो 100 परिंदों बर्ड्स का मैनेज करना है, कोड बनाना है, तो इसका मतलब है कि मुझे 100 क्लासेस बनानी पड़ेंगी, एंड इन ईच क्लास आई हैव टू डिफाइन इट्स क्या क्या, कलर, मूवमेंट और फूड, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी हैं जो हर क्लास के अंदर मौजूद होंगी। ठीक है। इसी तरह ये चीज़ जो होगी हम लोग बाकी क्लासेस के अंदर भी करेंगे। इधर मेरे पास अभी इतना टाइम नहीं है, वरना मैं इसको प्रॉपर सेट करके दिखाता हूँ आप लोगों को, लेकिन आपको समझ तो लग रही होगी, आई थिंक सो। ठीक है। और ये जो मेरी क्लास 100 है, इसके अंदर भी ये है। दैट इज़ अ वेरी पैथेटिक थिंग व्हेन यू आर गोइंग टू यूज़ सेम थिंग अगेन एंड अगेन। तो जब आप प्रोग्रामिंग करोगे आप इसकी, तो आपका कोड कितनी लाइंस का बनेगा, आप लोग अभी इसको खुद अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। किस तरह, देखो मैं अभी आपको एक क्लास करके दिखाता हूँ। ये देखिए ज़रा, एक मैंने लिखा पब्लिक, ठीक है, इसके अंदर मैंने सबसे पहले लिखा या इंट कलर, फिर मैंने किया इंट मूवमेंट, फिर मैंने लिखा इंट फूड, जो भी है अभी इसकी वैल्यू क्या, हम इस चीज़ को नहीं देख रहे। ठीक है। हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि इसका क्या रिस्पॉन्स आ सकता है। ठीक है। ये मेरी थी क्लास 1 थी। ठीक है। इसी तरह मैं अगर क्लास 2 करूंगा तो क्लास 2 के अंदर भी यही आएगा कोडिंग के अंदर। फिर मैं क्लास 3 करूंगा तो क्लास 3 में भी यही आएगा। दैट्स मीन कि कुछ एट्रीब्यूट्स मेरी क्लासेस के ऐसे हैं जो कि सेम हैं। ठीक है। इस सिनेरियो के अंदर, इस प्रॉब्लम के अंदर बेसिकली हम कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करते हैं विच इज़ कॉल्ड इनहेरिटेंस। ठीक है। सबसे पहले मुझे आप सब लोग टेक्स्ट करके मैसेज पे फ़ौरन मुझे बताएं आपको प्रॉब्लम समझ आई है कि किस प्रॉब्लम की वजह से हम इनहेरिटेंस इस्तेमाल करते हैं, वो करते किस तरह, उसको छोड़ दें। अभी आप लोगों को प्रॉब्लम समझ आई है कि जिसकी वजह से हम लोग जो है इनहेरिटेंस इस्तेमाल करते हैं। सारे बच्चे प्लीज़ टाइप किया करें ताकि मुझे समझ लगे कि आप लोगों को समझ लग रही है। प्लीज़ जल्दी से। किसी को आवाज़ नहीं आ रही क्या? मेरा तो माइक्रोफोन भी ऑन है। मैं कह रहा हूँ जल्दी से मुझे टाइप करके बताएं, जल्दी। समझ आइए सब लोगों को कि क्या इशू होता है जिसकी वजह से हम इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करते हैं। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। मुझे सपोज करें कि 100 परिंदों की क्लासेस बनानी थी, तो मेरे पास एक क्लास होगी पैरट के नाम से, एक क्लास होगी हैन के नाम से, एक क्लास का नाम हो गया ऑस्ट्रिच का। तो 100 हमारे पास क्या हो गई, क्लासेस हो गई। अब उस क्लासेस के अंदर कुछ एट्रीब्यूट्स, कुछ वैल्यूज़ ऐसी हैं जो मुझे कॉन्स्टेंटली सेम लेनी पड़ रही हैं। मिसाल के तौर पर कलर, उसकी मूवमेंट और उसका फूड, इसके आगे वैल्यू क्या होगी उस चीज़ को नहीं देखना अभी आप लोगों ने।
जो मैं चीज़ आपको समझाना चाह रहा हूँ ये है कि देखो इस क्लास के अंदर भी जब हम कोड करेंगे तो यही चीज़ लिखेंगे, इस क्लास के अंदर भी जब हम कोड करेंगे तो तब भी हम यही लिखेंगे, इस क्लास के अंदर जब हम कोड करेंगे तो यही लिखेंगे। इसी तरह जब मैं 100 क्लासेस मुकम्मल करूँगा तो मेरा कोड रेपिटेशन में आ रहा होगा, यही बात है ना। इधर भी मुझे इंट कलर मांगना पड़ेगा, हैन मेरी मुर्गी का क्या कलर हो, मूवमेंट क्या हो, उसकी फूड क्या हो, ठीक है। इसी तरह आपका ये कलर क्लास 2 का भी कलर होगा, उसकी भी एक मूवमेंट होगी, उसका भी एक फूड होगा। इसी तरह आपकी एक क्लास है, ठीक है, और उसका भी एक कलर होगा, उसकी भी एक मूवमेंट होगी, इसका भी एक फूड होगा, ठीक है। इसी तरह मैं सोच लेके 3 4 5 6 7 8 9 10 से लेके 100 तक आप चले गए, और 100 क्लासेस के अंदर आप सेम दोबारा यही चीज़ लिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपने उस क्लास के वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करके इनकी वैल्यूज़ हासिल करनी है कि हैन की कलर क्या होगा, हैन की मूवमेंट क्या होगी और हैन का फूड क्या होगा। जी, अभी इस चीज़ की समझ लगी। अब ये क्या चीज़ है कि जब हम कोडिंग में करते हैं, आप लोगों को खुद पता चल गया होगा कि अगर हम 100 क्लासेस बनाएंगे तो हमारे लिए कितना बड़ा मसला बन जाएगा इस चीज़ में। इस चीज़ की समझ लगी, मसले की अब समझ लगी कि मसला है क्या। जी प्लीज़, हाँ अब क्लियर हुआ है। मुकद्दस मुकद्दस मुझे मुकद्दस का जानना, गुड हो गया, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, कॉन्सेप्ट चलते हैं इनहेरिटेंस के ऊपर, ठीक है। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर समझ गए तो ये याद रखिएगा, मिड टर्म के बाद जितना भी पेपर सर मोशन डालते हैं वो सारा इनहेरिटेंस के अंदर से होता है, ठीक है। तो आप लोगों को ये आना चाहिए। अब अभी मैं इनहेरिटेंस को देखते हैं। देखें कि जब भी हम लोग कोई भी क्लास क्रिएट करते हैं, लाइन नंबर 1, व्हेन क्रिएटिंग अ क्लास इंस्टेड ऑफ राइटिंग कंप्लीटली न्यू डाटा मेंबर्स, जैसे हम लोगों ने पेंट के अंदर इंट मूवमेंट, इंट फूड, इंट कलर बार बार लिखा, तो वो लिखा है कि जब हम की क्लास क्रिएट करते हैं तो रादर देन कि हम बार बार नए डाटा मेंबर्स को इनिशियलाइज करें और मेंबर फंक्शंस बनाएं, हम क्या कर देते हैं कि हम एक क्लास बनाते हैं और उसमें से चीज़ों को इनहेरिट कर लेते हैं उस क्लास से। इनहेरिट जो लफ्ज़ है ना, उसको हम विरासत बोलते हैं उर्दू ज़ुबान में, ठीक है। अच्छा जी, जो क्लास ओरिजिनल होगी हम उसको बेस क्लास बोलेंगे, और जो सी क्लास हमारी जिससे चीज़ें निकल के आई होंगी हम उसको डिराइव क्लास बोलेंगे। मुझे पता है आप लोगों को इस चीज़ की समझ नहीं लगी, मैं इसकी अच्छी सी एग्जांपल देता हूँ जो हमारे टीचर हमें दिया करते होते थे। अल्लाह उन्हें खुश रखे अपनी ज़िंदगी में हमेशा। ये मेरे पास मैं पेंट खोल रहा हूँ, ठीक है। अभी मैं कुछ आपको रियल लाइफ प्रैक्टिकल एग्जांपल करके बताऊंगा। यहाँ पे सपोज करें ये आपका एक ये आप लोगों की एक क्लास है, ठीक है। मैं इसके अंदर लिखने लगा हूँ। सपोज करें ये आपकी क्लास का एक स्टूडेंट है सैफुर रहमान, ठीक है। अच्छा जी, हम सैफुर रहमान की क्या करते हैं, कुछ एट्रीब्यूट्स को लेते हैं। मिसाल के तौर पर सैफुर रहमान का कलर, एक टेक्स्ट का कलर, टेक्स्ट थोड़ा छोटा हो गया, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। सैफुर रहमान का फेस कलर या बॉडी कलर हम कह सकते हैं, ठीक है। उसकी होगी हाइट, ठीक है। और इसी तरह मैं सैफुर रहमान का क्या एट्रीब्यूट रख सकता हूँ, और उसके हेयर, यानी वो गंजा है या उसके बाल हैं या नहीं है, ठीक है। इसी तरह आई थिंक सो हम 3 पे ही चलते हैं, पर मैं एक एट्रीब्यूट, एक वेरिएबल और ले लेता हूँ ताकि आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें। और वो मैं लेता हूँ, और क्या हो सकता है वैसे, नेल्स, हाँ नेल्स हैं, यानी क्योंकि नेल्स वाइटिंग का इतना सिचुएशन होती तो नहीं है, लेकिन ये है, ठीक है। अच्छा, सैफ का कलर मैं रखता हूँ यहाँ पे वाइट, ये मैं वैल्यू दे रहा हूँ, समझे, डाटा मेंबर्स को, जैसे इंट कलर इज इक्वल टू वाइट, ठीक है। हाइट में इसको देता हूँ 5.6 की, ठीक है। हेयर में इसको देता हूँ फॉर एग्जांपल 1.2 के, 3 के कर देता हूँ। नेल्स में इसको कर देता हूँ 0.001, क्योंकि हमारे नेल्स की लेंथ इतनी ज़्यादा नहीं होती, ठीक है। ये मैंने एक क्लास बनाई सैफ के नाम से, जिसके अंदर मैंने डाटा मेंबर्स रखे, कलर वाइट, हाइट 5.6, हेयर 1.3, नेल्स इतने, ठीक है। अभी पहले सबसे पहले मुझे बताओ, आपको ये समझ लग गई है कि ये जो मैंने क्लास बनाई है ये मैंने क्या किया है, जल्दी से प्लीज़, ताकि मैं चाहता हूँ कि कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर हो। गुड हो गया। मुझे पता था कि अपनी क्लास के किसी बंदे का नाम होगा तभी आप लोग अंडरस्टैंड करेंगे इस सिचुएशन को। चलें जी, अब हम एक काम करते हैं। अभी जो मैं काम करने वाला हूँ ना, इसमें ज़रा माइंड नहीं करना किसी ने भी, ठीक है। तो ये सैफुर रहमान की मैंने एक क्लास बनाई, मैं इसके ऊपर लिख देता हूँ, ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास क्लास 1 है, लेकिन इसका नाम सैफ ही है, ठीक है।
आप उसका नाम कुछ भी रख सकते हो। चलें जी, अब मैं ऐसा करता हूँ कि मैं यहाँ पर एक क्लास क्रिएट करता हूँ, ठीक है। और अब मुझे एक डमी नेम चाहिए, तो मैं सैफ के साथ ए बी सी रख देता हूँ, ठीक है। ये एग्जाम्पल नेम है। अच्छा जी, ए बी सी, अभी मैं रियल लाइफ एग्जांपल दे रहा हूँ और इस कॉन्सेप्ट के बाद आप चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड करना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर सैफुर रहमान की शादी हुई है एक और किसी खातून के साथ जिसका नाम था ए बी सी, ठीक है। उसका कलर हम लोग रख लेते हैं, फॉर एग्जांपल माइल्ड रख लेते हैं, मतलब कि सांवला रंग है, ठीक है। और हाइट में वैल्यू रख देता हूँ मैं उसकी 5.6, यानी एग्जैक्टली सैफ की हाइट के बराबर। मैं उसके हेयर्स रख देता हूँ, चूँकि लड़की है तो फिर मैं 3.5 रख दूँगा। और नेल्स जो है वो मैं रख दूँगा 1.3 रख दूँगा, क्योंकि लड़कियों के नेल्स लंबे होते हैं, ठीक है। तो ये मेरी क्या होगी, क्लास नंबर 2 होगी। अभी हंसना नहीं है, कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करना है। ये हमारे सर ने हमें इस तरह सिखाया था, ठीक है। ये मेरे पास 2 क्लासेस हो गई, ठीक है। अब मुझे एक क्लास और बनानी है। अब मुझे क्या करना है कि मिसाल के तौर पर एक क्लास बनानी है जो इसकी कुछ चीज़ों को, इसके फीचर्स को कुछ लेगी और फिर उसकी दूसरी क्लास की कुछ फीचर्स को लेगी, और हम क्या करेंगे, उनसे चीज़ों को इनहेरिट करेंगे। देखें, अब मुझे अगर एक और क्लास बनानी है, ठीक है, जहाँ पर फिर मुझे कलर लेना, हाइट लेनी है, हेयर्स लेनी है, तो मैं ऐसे ना करूं कि मैं इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करूं। मैं क्या करूं कि मैं एक डिराइव क्लास बना देता हूं, ये, ठीक है। ये मैंने क्लास बनाई, मैंने इसका नाम रखा क्लास 3। ये देखो, मैं क्लास 3 रखता हूँ इसका नाम, ठीक है। और क्या नाम रखूँ बेबी का? बेबी का नाम मैं बेबी रहने देता हूँ, क्लास का नाम है बेबी। ये रियल लाइफ एग्जाम्पल, और हमारे सर हमें इस तरह समझाते होते थे। ये कॉन्सेप्ट बहुत डिफ़िकल्ट होता है अंडरस्टैंड करने के लिए, ठीक है। अच्छा जी, कलर, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, रादर देन कि मैं यहाँ पे दोबारा वैल्यू लिखूँ, मैं क्या करता हूँ, ये देखें, मैं इस कलर के एरिया को इनहेरिट करवा देता हूँ इसके अंदर, ठीक है। और यहाँ पर आके मैं जस्ट ये लिखूंगा कि कलर क्या है। मिसाल के तौर पर मैं कलर यहाँ पे ब्लैक रखने लगा हूँ, क्यों, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा कि बच्चे का कलर जो है वो ब्लैक हो गया, ठीक है। दूसरा, अब मैं क्या करता हूँ, हाइट भी इनहेरिट करता हूँ, क्योंकि मुझे हाइट दोबारा लिखना पड़ेगा यहाँ पे, नहीं, मुझे कोई ज़रूरत नहीं। मैं क्या करता हूँ, हाइट को भी इनहेरिट करवाता हूँ यहाँ पे आगे, और यहाँ पे आके हम लोगों ने हाइट लिख दिया, ठीक है। और हाइट में लिखता हूँ बच्चे की 1.2, क्योंकि बच्चे की हाइट हमेशा कम होती है, ठीक है। इसी तरह मैं हेयर्स की यहाँ से करता हूँ। अब यहाँ पर मैं वैसे हेयर्स की लेंथ नहीं लिख रहा, मैं हेयर्स की सिर्फ कलर लिख रहा हूँ। फॉर एग्जांपल सैफ की और लड़की के बालों का जो कलर है वो हम ब्लैक है, और जहाँ पर जो बेबी के बालों का कलर है हम ब्राउन कर लेते हैं। बस मैं 3 ही चीज़ें करूँगा, ठीक है। अब आप लोग अगर गौर से चीज़ देखेंगे तो सैफ की क्लास और ABC की क्लास से हम लोगों ने कुछ चीज़ें इनहेरिट की, ठीक है। और हम लोगों ने क्या किया, बेबी के अंदर वो चीज़ें ऐड कर दी। नेचर का जो कुदरत है उसका भी फितरती अमल ये है कि अगर मिसाल के तौर पर आपकी क्लास में से मैं किस बंदे की एग्जांपल ले सकता हूँ, अभी ठहरे एक मिनट, फॉन्ट साइज बड़ा कर दे, इतना कोई बड़े समझने वाली चीज़ नहीं है। जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वो उस चीज़ को अंडरस्टैंड करो। देखो, आपकी क्लास के अंदर मिसाल के तौर पर मैं स्टूडेंट लेता हूँ उसामा जो है, ये राजा उसामा जो है। अब उसामा बेसिकली इनहेरिटेड हुआ हुआ अपने पेरेंट्स से, ठीक है। अब उसामा की शक्ल या तो अपनी वालिदा पे गई होगी या अपने वालिद पे गई होगी, यही बात है, ठीक है। तो उसामा के मतलब मदर एक क्लास थी, फादर एक क्लास थे, और उसामा डिराइव हुआ उस क्लास से, ठीक है। तो उसने क्या किया, क्या चीज़ इनहेरिट की, सबसे पहले क्या चीज़ इनहेरिट की, फॉर एग्जांपल मदर का कलर भी बालों का कलर भी ब्लैक था और फादर के हेयर्स का कलर भी ब्लैक था, ठीक है। और उसामा के भी हेयर्स का कलर क्या था, ब्लैक हो गया। तो हमने ये बोला तो
तो हम लोगों ने ये बोला कि उसामा की क्लास ने इनहेरिट किया है बालों को उसके पेरेंट्स की क्लास से। अब चीज़ समझ लगी है। सबसे पहले इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि हम दूसरी क्लास के कुछ फीचर्स को उठाकर अपनी क्लास के अंदर अपने मकासद के लिहाज से इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसी तरह मैं आपको एक मिसाल और देता हूँ। फॉर एग्जांपल मायरा और मानूर, आई थिंक सो क्लास के अंदर दोनों सिस्टर्स हैं। ठीक है, अब जो मायरा है और मानूर है, दोनों के फीचर्स कुछ ऐसे होंगे जो बिल्कुल सेम होंगे, अपने पेरेंट्स पे गए होंगे, अग्री। ठीक है, और कुछ फीचर्स ऐसे होंगे जो उनमें यूनिक होंगे। मिसाल के तौर पर बालों का कलर हो सकता है वो पेरेंट्स से बिल्कुल मिलता जुलता हो, अग्री। ठीक है, लेकिन मिसाल के तौर पर आप ये कह सकते हो कि पेरेंट्स की हाइट बहुत ज़्यादा थी, लेकिन जो आगे बच्चे जिन्होंने उनकी फ़ीचर्स को इनहेरिट किया, वो कोई फीचर्स में उनकी हाइट कम रही। ठीक है, तो हम लोगों ने बोला कि मायरा और मानूर ने जो बालों का कलर था वो पेरेंट्स से इनहेरिट किया, वो फीचर पेरेंट्स से इनहेरिट करवाया। ठीक है, और अपना फीचर क्या था उनका कि पेरेंट्स की हाइट हमेशा 5.6 से ऊपर थी, लेकिन मायरा और मानूर की जो हाइट है वो उनकी 4 से कम है। मैं पॉइंट नहीं मारा, मतलब कि मैं समझा रहा हूँ, दोनों का कट ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। अब समझ लगी है बेसिकली इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि हम डिफरेंट क्लासेस से, वो एक क्लास भी हो सकती है, एक से ज़ायद क्लास भी हो सकती है, हम क्या करते हैं, हम चीज़ों को इनहेरिट करवाते हैं। किसी को अगर नहीं समझ लगी तो प्लीज़ मुझे बताएं, मैं और कोई एग्जांपल दूँ। ये लाजमी समझ लगना चाहिए, क्योंकि अब आप मिड टर्म के बाद पढ़ रहे हो, पेपर में क्वेश्चन ज़्यादा इसी में से आएंगे। प्लीज़ ज़रा जल्दी जल्दी टेक्स्ट करके बताएं मुझे। ठीक है, तो ये एक तरीका होता है कि जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करते हैं। इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट, लफ्ज़ विरासत अपने माइंड में याद रखोगे ना तो आपको बड़े अच्छे से, और ये याद रखना कि पिछले 2 सालों से पेपर में क्वेश्चन आ रहा है सर मोहसिन सारी के पेपर में कि डिस्क्राइब व्हाट इज़ द इनहेरिटेंस इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, राइट डिफाइन इट विद यूजिंग एग्जाम्पल। ठीक है, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, इस तरह के बेशुमार उसके अंदर टाइप्स हैं जो उन्होंने आगे हम लोग पढ़ेंगे भी। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट क्या होता है। इसकी रियल लाइफ एग्जांपल जिस तरह मैंने दिया पेपर में, आप वो देंगे, फिर आप कंप्यूटर साइंस की फील्ड में आगे बताएंगे कि मैंने एक क्लास बनाई, दूसरी क्लास बनाई, इन दोनों के ये फीचर्स को या दोनों के डाटा मेंबर्स को, ये फंक्शंस को उठा के मैंने अपने मकासद के लिए इस्तेमाल कर दिया। ठीक है, आगे मूव करते हैं। अब आप लोगों को पता चल गया होगा कि इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट। अच्छा, बेस क्लास और डिराइव क्लास क्या होती हैं? मैं आप लोगों को ये देख लें, ये मेरे पास बेस क्लास है, इसमें देखें फीचर ए था, मेरे पास फीचर बी था और फीचर सी था। तो डिराइव क्लास ने क्या किया, फीचर ए को उठा लिया, मेरे माउस की तरफ ध्यान देना, फीचर ए को उठा लिया हम लोगों ने, यहाँ पर इस्तेमाल किया इसको, फीचर बी को भी इस्तेमाल किया, यहाँ पर कर दिया, और फीचर सी भी इस्तेमाल कर दिया। लेकिन इसमें एक चीज़ है, चीज़ ये है कि इसमें एक फीचर डी भी है, यानी कुछ ऐसे फीचर्स भी उस क्लास के अंदर होंगे, कुछ ऐसे डाटा मेंबर्स भी या मेंबर फंक्शंस भी हो सकते हैं डिराइव क्लास के अंदर जो अपना काम कर रहे होंगे, जिसका कोई लेना देना भी बेस क्लास के साथ नहीं होगा। अब आप लोगों को समझ लग गई होगी कि इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट क्या होता है। ये जो तीर का निशान आप लोग देख रहे हैं ना, यानी एरो मींस डिराइव्ड फ्रॉम, तो देखें कि बेस क्लास यानी इस क्लास से डिराइव किया गया है इसको, तो हम लोग ये कहते हैं कि ये हमारी डिराइव क्लास है। डिराइव का मतलब होता है किसी चीज़ से डिलीवर होकर आना। ठीक है, और बेस क्लास यानी वो मेन क्लास होती है जिससे हम चीज़ें इनहेरिट करवाते हैं। ठीक है, मुझे बताएं बेस क्लास और डिराइव क्लास के बारे में आपको समझ लगी कि बेस क्लास कौन सी होती है और डिराइव क्लास कौन सी होती है? प्लीज़ थोड़ा जल्दी से। गुड हो गया, गुड हो गया मुकद्दस। गुड हो गया, ठीक है। अच्छा, आगे मूव करते हैं। ठीक है, अब इनहेरिटेंस बेसिकली होती क्या? अभी हम लोग सारे अभी थ्योरी पढ़ेंगे। इनहेरिटेंस का एक बहुत पावरफुल फीचर है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। अब अगर आपको पेपर में सवाल आता है कि इनहेरिटेंस क्यों इस्तेमाल की जाती है, तो आप लोगों को पता है कि अगर मुझे 100 क्लासेस बनानी हो और उसके अंदर फीचर्स भी सेम हो, तो मैं क्यों ना एक बेस क्लास बनाऊं और बाकी सब क्लासेस को वहाँ से डिराइव कर दूं ताकि सारे फीचर्स मेरे ऑटोमेटिकली दूसरे में आ जाएं।
ठीक है। इनहेरिटेंस जो है वो प्रोसेस होता है न्यू क्लासेस को बनाने का, ठीक है। हम जो क्लासेस इनहेरिट होती हैं, यानी जिन क्लासेस से हम कोई चीज़ फीचर्स निकाल के नई क्लासेस बनाते हैं, उनको डिराइव क्लासेस बनाते हैं बोलते हैं। और जो हमारी क्लासेस जिनसे चीज़ें निकल के जा रही होती हैं, हम उसको बेस क्लास बोलते हैं। डिराइव क्लास क्या होती हैं? जितनी भी इनहेरिटेंट कैपेबिलिटीज़ यानी जितने भी फीचर्स होते हैं हमारी बेस क्लास के, उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, बट कैन ऐड इट्स ओन फीचर। जिस तरह मैंने आपको बताया कि ऐसा भी हो सकता है कि आपकी डिराइव क्लास के अंदर कोई एक ऐसा फीचर भी हो जो बेस क्लास या डिराइव क्लास में ना हो। मिसाल के तौर पर आपकी क्लास में अगर मैं किसी की एग्जांपल लूँ, हम राशिद की लेते हैं, मिसाल के तौर पर एग्जांपल दे रहा हूँ, राशिद के फेस के ऊपर तिल है, ठीक है, ये उसका एक फीचर है। तो राशिद डिराइव क्लास हुआ और उसके बेस क्लास कौन हुए? उसके मदर और फादर। ऐसा भी तो हो सकता है उसके मदर और फादर के फेस पे तिल ना हो, ठीक है। तो ये एक ऐसा फीचर है जो उसने अपने पेरेंट्स की क्लास से इनहेरिट नहीं किया, उसका अपना है। पर ऐसा भी हो सकता है कि उसकी मदर का कलर भी वाइट हो, उसके फादर के फेस का कलर भी वाइट हो, और इसकी वजह से राशिद ने वो चीज़ इनहेरिट की है अपने पेरेंट्स से और उसका कलर भी वाइट है, ठीक है। तो वो फीचर्स जो बेस क्लास के साथ सेम होते हैं, हम उसको बेस क्लास से निकाल के अपने पास इस्तेमाल करने के लिए रख लेते हैं, और बाकी हम चीज़ें अपने अंदर उसको ऐड कर लेते हैं, ठीक है। मैं अभी आपको इसकी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल करके दिखाऊंगा, आपको बताऊंगा CMS के अंदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में इनहेरिटेंस कैसे इस्तेमाल होता है, ठीक है। अच्छा जी, इनहेरिटेंस जो होता है वो बहुत एसेंशियल पार्ट है ऊप का। क्यों? क्योंकि ये आपके कोड को दोबारा यूज़ होने में बहुत रीयूजिबिलिटी देता है। हमने ऊप का एक फ़ीचर पढ़ा था जब हम पहली क्लास में थे कि ये रीयूजिबिलिटी की फ़ीचर प्रोवाइड करता है हमें। किस तरह? हमने एक क्लास बना दी, उस क्लास के फ़ीचर को हम लोग 100 क्लासेस के अंदर इस्तेमाल करें, दैट्स मीन वी आर री यूजिंग द फीचर विच इज़ ऑलरेडी एग्जिस्ट इन अ मेन क्लास और अ बेस क्लास, ठीक है। अच्छा जी, अब कुछ रूल्स भी होंगे। जैसे मिसाल के तौर पर बेस क्लास बनेगी तो सबसे पहले हम बेस क्लास को ही बनाएंगे और उसको दोबारा टच नहीं करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि एक बार बेस क्लास बनाइए तो नीचे जाके हम दोबारा उसको कहीं चेंज कर सकें, ठीक है। जब हम लोग कोड को री यूज़ करते हैं तो हमारा टाइम भी सेव होता है, मनी भी सेव होता है, और प्रोग्राम में रिलायबिलिटी आती है, हमारे प्रोग्राम रिलायबल हो जाता है। देखो, अगर आप 100 क्लासेस बनाते हो सकता है गलती से आप कहीं किसी में मूवमेंट जो है वो फ्लोट लिख दो और बाकी सब में इंट हो, क्योंकि गलती इंसान से हो जाती है ना। तो उससे क्या होता है, हमारे प्रोग्राम में एफिशिएंसी नहीं आती, हमारा प्रोग्राम रिलायबल नहीं होता। लेकिन अगर आपने एक मेन फीचर बना लिया है, ठीक है, और आपने क्या किया, उससे सारा का सारा जो है रिकॉर्ड जो है वो आप बाकी सब फीचर्स के अंदर ऐड कर रहे हो, तो वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। प्रोग्रामर जो होता है वो क्या करता है, किसी भी क्लास को यूज़ करता है तो किसी कंपनी के लिए, किसी दूसरे इंसान के लिए विदाउट मॉडिफाइंग, यानी उसको बगैर चेंज किए हुए, ठीक है। ये एक एग्जांपल दी हुई है इसकी। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब हम इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट की बात करते हैं तो इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट का सिंटैक्स क्या होता है। देखो, मेरे माउस की तरफ ध्यान देना, ये लिखा हुआ है क्लास और लिखा हुआ है डिराइव क्लास नेम, यानी यहाँ पर हम लोग डिराइव क्लास नेम का नाम लिखेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर बर्ड्स का देखा जाए तो बर्ड्स में हैन जो होगा हमारा डिराइव क्लास होगी जो हम लोगों ने उसे निकालनी है। एक्सेस स्पेसिफायर का मतलब होगा आइदर कि आप उसको पब्लिक रखना चाहते हो इस क्लास के अंदर या प्राइवेट रखना चाहते हो। अब पब्लिक या प्राइवेट क्या काम करते हैं आप लोगों को बड़े अच्छे से पता है। और साथ फिर हम लिखेंगे बेस क्लास यानी एनिमल या बर्ड जो भी था, और फिर यहाँ पे हम बॉडी ऑफ डिराइव क्लास लिखेंगे, यानी डिराइव क्लास की बॉडी लिखेंगे। यहाँ पे दोबारा सिंटैक्स को देखते हैं। क्लास कीवर्ड हमारा, डिराइव क्लास यानी हमारी जो जिस क्लास को हम लोग डिराइव कराना चाह रहे हैं वो हो गया। अगर मैं इस सिंटैक्स में देखूं तो डिराइव क्लास होगी हमारी बेबी कॉलन पब्लिक, और बेस क्लास होगी सैफ या ABC, यानी जिससे हम फीचर को इनहेरिट कराना चाह रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे उसके फीचर्स को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करेंगे। सिंटैक्स की समझ आई है आप सब लोगों को? प्लीज़ मुझे मैसेज करें प्लीज़। ओके, ज़ेब को समझ आ गई, फिज़ा को आ गई, मुकद्दस साहब भी गुड हो गया। इसका कोड इतना मुश्किल नहीं है, कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करने की चीज़ है। कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड हो गया। ये देखें, हमारे पास एक पॉलीगॉन था। ये इस चीज़, अभी हमने कोड को नहीं देखना, आप सिर्फ अभी इस डायग्राम को देखें। हमारे पास एक रेक्टेंगुलर शेप में पॉलीगॉन था। हमने इसके अंदर से दो क्लासें इनहेरिट करवाई, एक रेक्टेंगुलर की और दूसरी ट्रायंगल की,
ठीक है। हम लोगों ने क्या बोला, हम लोगों ने बोला क्लास है पॉलीगॉन की और उसके अंदर हम लोगों ने कुछ वैल्यूज़ को ले लिया, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, एक क्लास बनाई रेक्टेंगल की। अच्छा अब देखें जो चीज़ समझाना चाह रहे हैं ना ऑर्थर, आपको वो चीज़ समझने की कोशिश करें। देखें इसमें भी इंट नम वर्टिसेस है, फ्लोट एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट है, ठीक है। रेक्टेंगुलर में भी जब हम लोग आए हैं तो हम लोगों ने देखा है कि इसमें भी वर्टिसेस हैं, इसमें भी कोऑर्डिनेट्स लिए जा रहे हैं, सेम फंक्शन इस्तेमाल हो रहा है, सेम मतलब फंक्शन इस्तेमाल हो रहा है। सिर्फ इसमें यह है कि इसमें फ्लोट एरिया जो है वो बेसिकली हमने प्रिंट करवाया जो हमारी पॉलीगॉन क्लास के अंदर नहीं था। इसी तरह क्लास ट्राइंगल मैंने तीसरी क्लास बनाई, भी हम इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल नहीं कर रहे बच्चों, ध्यान से, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अब दोबारा इंटरनम वर्टिसेस ले रहा हूँ, फिर मैं एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट ले रहा हूँ, फिर मैं दोबारा पब्लिक फंक्शंस के अंदर जाके फ्लोट एरिया का फंक्शन चला रहा हूँ। दैट सिंपली मीन्स दैट इफ वी हैव मोर देन वन क्लासेस एंड ऑल द फीचर्स ऑफ दैट क्लास आर सेम, हम बार बार कोड को रिपीट कर रहे हैं। ये देखें 3 हमने क्लासेस बनाई है, तीनों में सेम काम हो रहा है। ये इशू है ना। अब इस इशू को सॉल्व किया हम लोगों ने इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट से। इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, आप जरा इस चीज़ को नोटिस करें। सबसे पहले मैंने बेस क्लास बनाई। बेस क्लास क्या थी मेरी, पॉलीगॉन। मैंने यहाँ पे इंट वर्टिसेस लिखा, फ्लोट एक्स कोऑर्डिनेट लिखा, पब्लिक लिखा, और मैंने इसके अंदर जो मैंने फंक्शन लिखना था, अभी कोडिंग क्या है इसको छोड़ दें। देखें वर्टिसेस ले लिया, कोऑर्डिनेट्स भी ले लिया, और मैंने एक फंक्शन भी बना दिया जो फ्लोट एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू को लेगा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इनहेरिट करता हूँ पॉलीगॉन को, रेक्टेंगल को पॉलीगॉन से। मैंने क्या किया, क्लास यानी जो हमारा सिंटैक्स था क्लास वो हो गया। रेक्टेंगुलर क्या थी मेरी, डिराइव क्लास, जो मैं अब बनाने लगा हूँ। कॉलन आ गया, ठीक है। और उसके बाद लिखा मैंने पब्लिक का मतलब क्या, एक्सेस स्पेसिफायर, जो मैंने आपको पहले भी बोला था कि आपने इस्तेमाल करना है, ठीक है। और ये क्या लिखा हुआ है, पॉलीगॉन क्या थी हमारी, बेस क्लास, वो लिख दी। अब अगर आप इसके अंदर देखेंगे तो मैंने इसके अंदर प्रोटेक्टेड, पब्लिक, प्राइवेट कुछ नहीं लिखा, मैंने सिंपल पब्लिक लिख के फ्लोट एरिया लिख दिया। क्यों, क्योंकि जब मैं क्लास पॉलीगॉन चलेगी मेरी तो वो ऑटोमेटिकली नम वर्टिसेस को एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट को यहाँ से ले लेगा और यहाँ से सिर्फ एरिया को प्रिंट करवा देगा। समझ लगी है इस चीज़ की। अब ये देखें कि ये जो मैंने क्लास बनाई थी इसके अंदर, यानी वो ऑथर ये बताना चाह रहा है कि देखें वरना हमें क्या करना पड़ता, हमें फिर एक क्लास बनानी पड़ती, फिर हम वर्टिसेस लेते, फिर एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट लेते, और फिर हम लोग क्या करते, दोबारा उसका फंक्शन लगाकर उसकी वैल्यू को प्रिंट करवाते या फ्लोट एरिया को प्रिंट करवाते। तो अगर आप इन दोनों में फ़र्क देखें, कितनी लाइनों का फ़र्क है। ये सब लाइनें हैं और यहाँ पर हमने सिर्फ एक लाइन लिख दी है। तो बाकी सारा काम जो हमारी ये बेस क्लास कर देगी, डिराइव क्लास क्या करेगी, जो कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है उस क्लास के ऊपर करके हमें आंसर दे देगी। इस कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग हुई है आप लोगों को, ये कॉन्सेप्ट क्या कर रहा है। कोडिंग को नहीं देखना, कोडिंग को देखोगे तो मसला हो जाएगा। अभी जल्दी से ओके 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 गुड, ओके। ज़ेबुनिसा, मुकद्दस, फ़िज़ा, प्लीज़ आप भी जल्दी से टेक्स्ट करें मुझे प्लीज़। मुकद्दस को भी समझ आ गई, गुड हो गया। मानूर को भी समझ आ गया। मायरा आप भी, ज़ेबुनिसा और फ़िज़ा दोनों जल्दी से मैसेज करो, गुड हो गया। ठीक है समझ लग गया। मानूर को समझ लगी है, गुड हो गया। मायरा को भी समझ लग गया। अभी एक और एग्जांपल है, इसके अंदर ही हम देखेंगे। कोडिंग हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे, अभी इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। देखें अब हम रेक्टेंगुलर का काम कर चुके थे, अब ट्राइंगल के लिए मुझे फिर यही करना पड़ता, मुझे फिर वर्टिसेस लेने पड़ते, फिर एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट लेना पड़ता, फिर मुझे फंक्शन बनाना पड़ता जिसमें हम फ्लॉट एक्स वाई और एन वी की हम वैल्यू लेते। हमने क्या किया, हमने बोला कि ट्राइंगल, क्लास ट्राइंगल इनहेरिटेड, ये जो सिंगल ऑपरेटर होता है इसको हम इनहेरिट कहते हैं। इनहेरिट फ्रॉम पब्लिक पॉलीगॉन, यानी पॉलीगॉन बेस क्लास से तुम क्या करो, इनहेरिट कर दो चीज़ों को और फिर हमें क्या कर दो, एरिया फ्लॉट करके प्रिंट कर दो। अगर हम प्रोग्रामिंग में देखें तो ये देखें कितनी लाइनों का फ़र्क पड़ रहा है सिर्फ एक इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट यूज़ करने से। और इसका फ़ायदा क्या होता है, मुझे बार बार कोड नहीं लिखना पड़ा, बार बार ध्यान नहीं रखना पड़ा कि कौन सी चीज़ लिखी है कौन सी चीज़ नहीं लिखी। ये देखें आपके सामने एक बहुत अच्छी मिसाल दी हुई है। हमारे पास एक बेस क्लास थी पॉइंट, ठीक है, जिससे हमने 2 क्लासें और डिराइव की, सर्कल और 3D पॉइंट। अगर आप देखें तो हमने इनहेरिट कौन कौन से फीचर किए हैं पॉइंट की क्लास से, एक्स और वाई। देखें अगर सर्कल में भी एक्स और वाई लिखा हुआ है
और 3D पॉइंट में भी x और y लिखा हुआ है। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने सबसे पहले पॉइंट की क्लास बनाई। इधर देखें, ये पॉइंट बनाया हमने, इंट x और y लिया और वैल्यू मांग ली a और b की, यानी हमने सारा काम कर लिया इसके अंदर। अब मैंने क्या किया, क्लास सर्कल, यानी मैंने जो डिराइव क्लास बनानी थी वो लिखी, इनहेरिट फ्रॉम पब्लिक पॉइंट यानी बेस क्लास, और यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, डबल यानी आर, मैंने कुछ मतलब अपना काम कर दिया। बाकी ये जो चीज़ थी मुझे दोबारा इस क्लास के अंदर आके नहीं लिखनी पड़ी। सेम अप्लाइज ऑन 3D पॉइंट, क्लास 3D पॉइंट इनहेरिट फ्रॉम पब्लिक पॉइंट, यानी पॉइंट से उठा लो और इंटरसेक्ट कर दो उस चीज़ को। आप लोगों को इस एग्जाम्पल की समझ आई है? शाबाश, प्लीज़ मुझे जल्दी से बताएं। अब तो मेरे हाल से आप लोगों को बड़ा अच्छा रटा लग गया होगा कि बेस क्लास, डिराइव क्लास, इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं। गुड गुड गुड, मुझे अच्छा लग रहा है कि सारे आज रिस्पॉन्स दे रहे हैं। सीरियसली मेरा 3-4 दिनों से तो बड़ा मूड ऑफ था आपकी क्लास की वजह से, अब बेहतर हो रहा है। ठीक है, अभी मैं सिर्फ एक चीज़ और पढ़ाऊंगा और उसके बाद हम लोग ये क्लास जो है वो सम अप कर देंगे। देखो ज़रा गौर से, हमारे पास एक मेन क्लास है, एक बेस क्लास है जिसका नाम है व्हीकल। ये देखिए, मतलब चलने वाली कोई चीज़ जिसे हमने इनहेरिट करवाया कार को, और कार के कुछ फीचर्स को उठा के यूज़ किया और हमने क्या बना दिया, बाइक बना दिया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हम लोगों ने बेस क्लास यूज़ की है जो व्हीकल थी, और उसके अंदर से हम लोगों ने दो क्लासेस को इनहेरिट किया है। बेस क्लास थी व्हीकल, कार ने क्या किया, उसकी फीचर्स को इनहेरिट किया, कार में लेके आया। बाइक ने क्या किया, कुछ चीज़ें इनहेरिट की हमारी इस क्लास से। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा व्हीकल है वो हमारी डायरेक्ट बेस क्लास है क्लास के लिए, कार के लिए, लेकिन इनडायरेक्ट बेस क्लास है बाइक के लिए। क्यों? क्योंकि बाइक डायरेक्टली व्हीकल के साथ नहीं जुड़ा हुआ, व्हीकल की चीज़ें कार में आ रही हैं, फिर कार के फीचर्स बाइक में जा रहे हैं। ठीक है, इसी तरह हम कार के बारे में बोलेंगे कि कार जो है वो डायरेक्ट डिराइव है किससे, व्हीकल से। ये देखिए, डायरेक्ट फीचर्स ले रहा है इससे, लेकिन और वो डायरेक्ट बेस क्लास है किसके लिए, बाइक के लिए। क्यों? क्योंकि वो अपने कुछ फीचर्स बाइक को डायरेक्टली दे रहा है। इसी तरह हम बाइक के बारे में बोलते हैं कि बाइक क्या है, वो डायरेक्ट डिराइव क्लास है किससे, कार से। ये देख लें, कार से फीचर्स डायरेक्ट बाइक ले रहा है, लेकिन वो इनडायरेक्ट डिराइव क्लास है व्हीकल के लिए। क्यों? क्योंकि वो व्हीकल से डायरेक्ट नहीं ले रहा, वो इनडायरेक्ट, पहले फीचर इधर आ रहे हैं फिर फीचर इधर आ रहे हैं। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को अगर आप अंडरस्टैंड कर लेंगे तो आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। डायरेक्ट का मतलब ये है किसी फीचर्स को डायरेक्ट लेना, ठीक है। और इनडायरेक्ट का मतलब क्या है कि मैंने क्लास ए, बी और सी बनाई, मैंने ए के कुछ फीचर्स बी में उठाए और बी ने फिर क्या किया, आगे कुछ फीचर्स सी को भेजे। तो सी के लिए जो ए क्लास है वो इनडायरेक्ट बेस क्लास है। ठीक है, इस चीज की समझ लगी है किसी को? हारून, तुम्हारे इमोजी की मुझे समझ नहीं लगी वैसे। अच्छा बाकी, अच्छा ठीक है ठीक है। फिजा को भी समझ आ गई है। मुकद्दस, मायरा, मानूर, निमरा, आप लेट आई हो तो आप नेक्स्ट टाइम जब कॉलेज आओगी तो फिर मुझसे आप कॉन्सेप्ट समझ लेना, ठीक है। और अभी देख लें ज़रा, आपके क्लासमेट अमान अतीक साहब मौजूद नहीं है यहाँ पे? हाँ जी जी, अमान अतीक साहब नहीं है, और वो जब आएंगे तो वो बोलेंगे मुझे कुछ समझ नहीं लग रही कि आपने क्या पढ़ाया, और फिर ये ज़रा गवाह रहना सारे। और कौन, सैफुर रहमान भी नहीं है, तो सैफुर रहमान को भी आगे लेक्चर्स की समझ नहीं आने वाली, ठीक है। और कौन नहीं है आज? अजीब बात है, शुएब गायब आज। चलो, कॉलेज ओपन हो रहा है बेटा जी, इंशाल्लाह 15 तारीख से ओपन हो रहा है। आप लोगों को एक दिन मैं बुलाऊंगा ताकि जिसके जोन से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है वो, सर जी आपको पंजाबी नहीं आती, इमोजी भी नहीं। यार ये इमोजी मुझे नहीं समझ लगती, मैं बहुत कम इस्तेमाल करता हूँ ना इस वजह से। तो